बिहार में एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा हो गया है। इस सीट बंटवारे के बाद एक बात साफ हो गई, बीजेपी वोट के लिए किसी का भी साथ छोड़ सकती है तो किसी से भी गठबंधन कर सकती है। सियासत के खेल में धोखे को अवसर कहा जाता है और अवसर का फायदा उठाने की कला बीजेपी को बखूबी आती है। आज बिहार में पशुपति पारस बीजेपी की इसी राजनीति का शिकार हो गए हैं, लेकिन इससे एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। एकनाथ शिंदे कैसे आए मुसीबत में, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई और पहला आम चुनाव लड़ा 1984 में, जिसमें उसे सिर्फ 2 सीटें मिली थी। और पिछला आम चुनाव जो 2019 में हुआ, उसमें पार्टी को 543 में से 303 सीटें मिली। 2 से 303 सीटों के इस सफर में बीजेपी ने कई दलों से गठबंधन किया। जिन दलों से बीजेपी ने गठबंधन किया, उनमें अधिकांश दल या तो अब समाप्त हो चुके हैं या बेहद कमजोर हो गए हैं। कई दल तो ऐसे हैं जो अपने अपने राज्यों की सत्ता में होते थे, जबकि बीजेपी का झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता भी उन राज्यों में नहीं था। लेकिन बीजेपी ने पहले ऐसे क्षेत्रीय दलों से करीबी बढ़ाई, गठबंधन किया और आज बीजेपी वहां सत्ता में है। और जो मजबूत दल था, या तो बीजेपी का छोटा सहयोगी रह गया है, या पार्टी का बीजेपी में विलय हो गया है, या फिर अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। कुछ ही सियासी दल रह गए हैं जो बीजेपी के साथ रहकर भी अपने आप को बचाए रखने में कामयाब रहे, लेकिन नुकसान इन्हें भी उठाना पड़ा। ताजा मामला बिहार से जुड़ा हुआ है। बीजेपी के साथ जो दल मजबूती से खड़ा रहा, चुनाव से पहले बीजेपी ने उसे किनारे लगा दिया, और जिस दल ने एनडीए को मुसीबत में डाला, उसे बीजेपी ने गले लगा लिया। दरअसल बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे का जो फॉर्मूला तय किया गया, उसमें एलजेपीआर के नेता पशुपति पारस को बीजेपी ने किनारे लगा दिया। पारस पूरे 5 साल बीजेपी के साथ रहे, यहां तक कि जब 2020 में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार दिए, तो उस दौरान भी पशुपति का रुख एनडीए को लेकर नरम रहा। बाद में चिराग तो एनडीए के बाहर चले गए, लेकिन चिराग के फैसले के खिलाफ जाते हुए पशुपति पारस ने बगावत की और एनडीए में आ गए। इसके बाद से पशुपति पीएम मोदी के भक्त बने रहे, तो एनडीए सरकार पर चिराग निशाना साधते रहे। इस बीच नीतीश कुमार ने 2 बार पलटी मारी। पहले 2022 में वो एनडीए छोड़कर महागठबंधन में गए, और फिर इसी साल 28 फरवरी को महागठबंधन छोड़ एनडीए में आ गए। लेकिन पशुपति पारस बीजेपी के साथ जमे रहे। लेकिन अब बीजेपी को पशुपति की जरूरत नहीं है। बिहार में एनडीए के अंदर जो सीटों का बंटवारा हुआ है, उसमें पारस को बीजेपी ने कुछ भी नहीं दिया। यानी मोदी भक्ति की कीमत पशुपति को सजा के रूप में मिली। और बिहार में एनडीए की मुसीबत को बढ़ाने वाले चिराग की आज बीजेपी में पूछ परख बढ़ रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है, चिराग की लोकप्रियता पशुपति से ज्यादा है। यानी बीजेपी के लिए यह जरूरी नहीं कि कौन मुश्किल में साथ रहा और किसने साथ छोड़ दिया, जरूरी यह है कि किसके पास ज्यादा वोट होगा। जिस तरह से बीजेपी ने बिहार में पशुपति को झटका दिया और चिराग को गले लगा लिया, उसने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों के लिए ही बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। दरअसल जिस तरह से बिहार में बीजेपी ने सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तैयार किया, उससे महाराष्ट्र एनडीए में शामिल दलों की चिंता बढ़ गई है, खासतौर पर एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने उद्धव ठाकरे से बगावत करने पर राज्य का सीएम तो बना दिया, लेकिन शिंदे को काम की आजादी कितनी मिली, इसका एहसास शिवसेना के नेताओं को भी है। और अब लोकसभा चुनाव सामने है। वैसे महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव भी इसी साल होने हैं। ऐसे में अगर शिंदे चुनाव में कोई कमाल नहीं दिखा पाए, तो बीजेपी को शिंदे से किनारा करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वैसे शिंदे के पक्ष में एक बात जरूर है कि चिराग एनडीए से दूर होने के बावजूद किसी दूसरे गठबंधन में शामिल नहीं हुए थे, और ना ही वो मोदी सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपना रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मोदी सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। ऐसे में चुनावों के बाद शिंदे की किस्मत बीजेपी के हाथ में नहीं, उद्धव के हाथ में होगी, क्योंकि यह माना जा रहा है कि शिंदे के साथ विधायक और सांसद तो आ गए, लेकिन शिव सैनिकों का समर्थन उद्धव ठाकरे के साथ ही बना हुआ है। ऐसे में अगर शिव सैनिक शिंदे के साथ नहीं आते हैं, तो बीजेपी शिंदे को छोड़ उद्धव पर डोरे डालना शुरू कर देगी। बीजेपी की रणनीति ने सिर्फ शिंदे के ही नहीं, अजित पवार के भी होश उड़ा दिए हैं। अजित पवार को एहसास हो गया है कि बीजेपी कभी भी सहयोगी बदल सकती है, इसलिए उनके कैंप में खलबली मची हुई है। और आज एक विधायक अजित कैंप की जगह शरद पवार के कैंप में चला गया। ऐसे में यह भी सवाल उठने लगे हैं कि जल्दी ही एकनाथ शिंदे का साथ देने वाले विधायक भी पाला बदल सकते हैं। लोकसभा चुनाव में अगर शिंदे गुट का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है,
वैसे भी शिंदे गुट के हिस्से में जो सीटें आनी हैं, उन सीटों पर शिवसेना का जबरदस्त प्रभाव है और उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता वहां ज्यादा है। 2019 में शिवसेना के उम्मीदवारों को उद्धव के नाम पर ही वोट मिले थे। ऐसे में शिंदे गुट के लिए लोकसभा चुनाव जीतना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। हाल ही में आई तमाम सर्वे बता रहे हैं कि शिंदे गुट की शिवसेना, जिसे चुनाव आयोग ने असली शिवसेना माना है, वो 2 सीटों पर सिमट सकती है, जबकि 2019 में शिवसेना को 18 सीटों पर जीत मिली थी। दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी को अच्छी सफलता मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी लोकसभा चुनावों के बाद एकनाथ शिंदे की जगह उद्धव ठाकरे को अपने पाले में करने की कोशिश करने लगेगी, यानी शिंदे को झटका देने में देरी नहीं करेगी। वैसे उद्धव के जो तेवर हैं, उससे एक बात तो साफ है, उनकी नजर में शिवसेना की टूट के लिए एकनाथ शिंदे से ज्यादा जिम्मेदार बीजेपी है। ऐसे में उद्धव ठाकरे बीजेपी से गठबंधन करेंगे, इस बात की संभावना बेहद कम दिखाई दे रही है। लेकिन यह राजनीति है, यहां कुछ भी संभव है और इसी के चलते शिंदे की नींद उड़ने वाली है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी महाराष्ट्र में शिंदे और अजित पवार दोनों को ही किनारे लगा देगी। दरअसल बीजेपी को महाराष्ट्र में अपने सहयोगी दलों की जरूरत लोकसभा चुनावों के लिए ही सबसे ज्यादा है। विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति अलग है। एक साल पहले भले ही बीजेपी के नेता ऐलान कर रहे थे कि विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन उनकी भाषा बदल चुकी है और बीजेपी की तरफ से दावे शुरू हो गए हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी इस बार सीएम पद पर अपनी दावेदारी को छोड़ेगी नहीं। यानी एक साल में ही बीजेपी कम से कम सीएम पद को लेकर यू टर्न ले ही चुकी है और शिंदे के साथ अगर वो गठबंधन पर भी यू टर्न ले जाए तो इस पर कोई आश्चर्य नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के बाद तय होगा कि शिंदे के साथ बीजेपी क्या करेगी। वैसे यह उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता से भी तय होगा और तय देश की जनता भी करेगी। अगर लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र की सत्ता में इंडिया गठबंधन आता है तो कम से कम शिंदे सरकार कार्यकाल पूरा कर जाएगी, क्योंकि फिर बीजेपी सहयोगियों के दबाव में रहेगी। पर अगर केंद्र में फिर मोदी सरकार बनी और शिंदे की शिवसेना का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो फिर शिंदे की कुर्सी संकट में होगी, साथ ही उनके लिए एनडीए में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे संकट अजित पवार पर भी है, लेकिन अजित पवार को शायद शरद पवार माफ भी कर दे और उनकी घर वापसी भी हो जाए। लेकिन सवाल एकनाथ शिंदे का है। अगर बीजेपी ने उनसे गठबंधन तोड़ा या फिर गठबंधन की शर्तें शिंदे के लिए इतनी कठिन रख दी कि उसे मानना शिंदे के लिए मुश्किल हो गया, तो फिर एकनाथ शिंदे का क्या होगा। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।